मैं बताऊंगा अलंकार आपको। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए बच्चों अलंकार में क्या ट्रिक है। देखिए अनुप्रास अलंकार सबसे पहले आता है। ठीक है, मैं आपको 3 अलंकार बताऊंगा। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे याद करेंगे। जब एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो तो वहां अलंकार कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों अगर एक ही वर्ण बार बार आ रहा है तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, उदाहरण मैं आपको बता देता हूं इसका। देखिए बच्चों इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल सा है, मैं लिख देता हूं। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें, ठीक है, खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में, जल थल में। बच्चों बहुत ही सिंपल सा ये आपका है। कैसे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। कितना सिंपल है बच्चों। अनुप्रास अलंकार में क्या होगा, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए इसमें चा जो आ रहा है बच्चों, चारु चंद्र की चंचल, ठीक है, चा जो है कई बार आ रहा है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब बच्चों यहां पर आपका हो जाता है अनुप्रास अलंकार। आप भी लिख सकते हैं और भी कि कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवारी बिचारी। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बताया सिंपल एग्जाम्पल। अब देखो स्पष्टीकरण यहाँ पर लिखना होगा। आप लोग छोटा सा लिख दीजिएगा। क्या लिखना आपको कि इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बस इतना सा लिखना है आपको। चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार। यानी कि स्पष्टीकरण में आपको लिखना होता है कि उदाहरण में आपको आपने क्या बताया है। तो जैसे चा वर्ण की बार बार यहाँ पर आवृत्ति हुई है तो ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार आया समझ में। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अलंकार पर। वो क्या है, तो स्टूडेंट हमारा दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार या अनुप्रास अलंकार और जो मैं आपको बताऊंगा तीनों में से एक ना एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लियर कर लीजिए। यमक अलंकार क्या होता है बच्चों, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसका भिन्न भिन्न अर्थ हो। ठीक है, तो वहां यमक अलंकार होता है। बच्चों ये यमक अलंकार जो मैंने लिखा है इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा ताकि अच्छा लगे। ठीक है, तो सिंपल है। अगर बच्चों एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किसी पंक्ति में, ठीक है, और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो, यानी कि उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। अब बच्चों यहां पर आप इसे डिफिनीशन से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यमक अलंकार को जिसे देखिए बच्चों काली, ठीक है, घटा का घमंड घटा। ठीक है, समझ में आया। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल, ठीक है, और तारक वृंद खिले, वृंद खिले। ठीक है, सिंपल है बच्चों, आपको इसे समझ में आ गया होगा। क्या है बच्चों, यहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है और इसके भिन्न भिन्न अर्थ है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे भिन्न भिन्न है स्पष्टीकरण में। देखिए काली घटा का घमंड घटा, देखिए घटा शब्द 2 बार आया है। ठीक है, और नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो बच्चों आप स्पष्टीकरण में क्या लिखिएगा कि इसमें घटा शब्द 2 बार आया है। ठीक है, यहां पर भी आया, यहां पर भी आया है। अब देखिए और दोनों स्थानों पर अर्थ भिन्न भिन्न है। अब कैसे भिन्न भिन्न है इसको तो भी बताना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों यहां पर घटा का जो शब्द है वो है बादल। ठीक है, तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं बादल, और एक घटा का शब्द है बच्चों घट गया। इसका अर्थ है स्टूडेंट घट गया। ठीक है, घट गया या फिर कम हो गया। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। ठीक है, तो स्पष्टीकरण में आप सिंपल लिखिए, इसमें घटा शब्द जो है 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर अर्थ भिन्न भिन्न है। एक का अर्थ है बादल, इसका अर्थ है बादल, और इसका अर्थ है घट गया, इसका अर्थ है घट गया। सिंपल है, बोलने पर भी लग रहा होगा कि काली घटा का घमंड घटा, घटा काली बादल का घमंड घट गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बच्चों लिख सकते हैं। सिंपल है, मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए बच्चों आपका तीसरा आता है अलंकार, वो है उपमा अलंकार। अब इसको भी हम समझ लेते हैं जब सबको समझ लिया है। ठीक है, जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। बच्चों क्या किया जाए जब उपमेय में उपमान का, ठीक है, उपमेय क्या है बच्चों, जिसकी तुलना की जाए, उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो जब उपमेय में उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। या फिर आप लिख सकते हैं जब किसी वस्तु की उसकी समानता के आधार पर तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। बच्चों अब हम समझते हैं इसको उदाहरण से। ठीक है, उदाहरण सबसे अच्छा होता है आप लोगों के समझने के लिए। तो देखिए बच्चों इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, हरि
पद कोमल कमल से, हर पद कोमल कमल से। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका एक सिंपल सा और प्यारा सा उदाहरण। अब बच्चों इसमें है क्या, समझिए। मैंने आपको बताया कि जहां जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए, देखिए उपमेय क्या होता है बच्चों, जिसकी तुलना की जाए। देखिए हरि पद की तुलना की जा रही है, जो हरि जी का पद है, पैर है, उसकी तुलना कमल से की जा रही है। तो यहां पर हरि पद जो है बच्चों ये है उपमेय। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखे हूं आप लोगों के लिए स्पष्टीकरण में, आपको यही लिखना होता है बच्चों। उपमेय क्या है, तो उपमेय है बच्चों हरिपद, यानी कि हरि जी का कोमल, हरि का पैर। ठीक है, अब बच्चों देखिए उपमान क्या है, यहां पर जिससे तुलना की जाए, तो कमल से तुलना की गई है, तो कमल उपमान है। ठीक है, आप लोग स्पष्टीकरण में यही लिखिएगा। वाचक शब्द क्या है बच्चों, से, जो इन दोनों में समानता प्रकट कर रहा है उसे वाचक शब्द कहेंगे। ठीक है, साधारण धर्म क्या है, कोमलता, जो इनकी बच्चों विशेषता है उसको हम लोग कोमल साधारण धर्म से लिखते हैं, कोमलता है इनकी विशेषता। ठीक है, तो समझ में आया उपमा अलंकार क्या होता है, जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए, यानी कि दोनों की तुलना की जाए। जैसे हरि के पैर की तुलना कमल से की गई है, अतः यहां है बच्चों उपमा अलंकार। ठीक है, तो समझ में आया। ऐसे आप स्पष्टीकरण में भी ऐसे लिख सकते हैं, उपमेय है हरिपद, उपमान है कमल, वाचक है से, साधारण धर्म है कोमलता। तो बच्चों आई होप कि आपको ये अलंकार भी समझ में आ गए होंगे।